Good evening, all. Hello, good evening, everyone. I'm audible to everyone. Okay, so we are continuing yesterday's lecture, heavy bleeding and menorrhagia. Let's quick revise. Termed menorrhagia. हाँ प्लीज. हाँ हाँ तो पहले ही पूछ लीजिए, इट्स बेटर. पूछिए. मेनोमेट्रोरेजिया. अच्छा देखिए कि मेनोरेजिया का पेशेंट है वो आपको क्या बोलेगा कि सर मुझे मेंसेस रेगुलर आते हैं पर ज्यादा आता है. मेनोरेजिया यानी क्या कि महीने महीने पे ही आती है, मेरी जैसी आती है ऐसी आती है साइकिल, बट बहुत ज्यादा मेंसेस आता है और लंबे समय तक चलता है, 7-8 दिन तक चलता है, तो इट इज कॉल्ड मेनोरेजिया. कोई पेशेंट आपको आके बोलेगा कि मुझे मेंसेस भी बहुत आता है और छोटे छोटे मीन्स बहुत कम समय में आ जाता है. एवरी 20 दिन पे साइकिल आ जाती है और एवरी 15 दिन पे साइकिल आती है, महीने में 2 बार साइकिल आ जाती है. साइकिल आती है, 5-6 दिन रुकती है, बंद हो जाती है, बट साइकिल एवरी 15-20 दिन में आ जाती है, सो इट इज पोलीमेनोरिया. मेट्रोरेजिया मीन्स 1-2 महीना नहीं आती है या 20 दिन, कोई नक्की नहीं है, फिक्स नहीं है टाइम, कभी भी आएगी. 20 दिन पे आती है, कभी 15 दिन पे आती है, कभी 35 दिन पे आती है, कभी 2 महीना चढ़ के आता है और बहुत आता है. दैट इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया. और मैनोमेट्रोरेजिया मीन्स एक दिन आता है, एक दिन बंद होता है, एक दिन आता है, एक दिन बंद होता है, पता ही नहीं चलता है कि कब साइकिल शुरू हुई, तो दैट इज मैनोमेट्रोरेजिया. पेशेंट आपको आके क्या बोलेगा कि मुझे रेगुलर आता है, ज्यादा आता है, तो मेनोरेजिया. रेगुलर आता है पर बहुत कम समय में आता है, 20 दिन से कम दिनों में साइकिल आती है, इट इज कॉल्ड मेट्रो पोलीमेनोरिया. साइकिल का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आता है, पर जब आता है तब बहुत आता है, दैट इज मेट्रोरेजिया. और आ जाता है, कल नहीं आता है, कब कब मेंसेस आता है, कब जाता है, वही नहीं पता चलता है, दैट इज मैनोमेट्रोरेजिया. एक बात है कि नॉर्मल साइकिल कंसिडरेड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वाइज, नॉर्मल साइकिल किसे बोलते हैं वो पहले तो पता होना चाहिए. नॉर्मल साइकिल यानी 25 to 35 डेज साइकिल इज नॉर्मल. पेशेंट को अगर इसकी साइकिल 25 से 35 दिनों के बीच की है, दैट इज कंसिडरेड एज ए नॉर्मल. बिकॉज कई बार पेशेंट आके बोलता है कि 2 दिन ज्यादा आया, जो 2 दिन जल्दी आ गया, 2 दिन पीछे आया, तो यू कैन कंसिडर इट एज ए नॉर्मल, बट इट्स साइकिल शुड बी बिटवीन 25 to 35 डेज. अगर 25 दिनों से कम आती है साइकिल तो भी गलत है, 35 दिनों से ज्यादा जाती है तो भी गलत है. सो 25 to 35 डेज में जो साइकिल आती है एंड लास्टिंग फॉर 5 to 6 डेज आर कंसिडरेड एज ए नॉर्मल साइकिल. उससे थोड़ा भी डिविएशन होता है तो देन इट इज कॉल्ड डिसीज स्टेट, मीन्स दैट नीड्स द ट्रीटमेंट. बट जिसकी साइकिल 25 to 35 डेज के बीच में है, फिर उसमें एक दो आगे पीछे 2 से 4 दिन चलता है, 25 से 35 दिनों के बीच में आती है और लास्टिंग अप टू 6 डेज, दैट इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल साइकिल. क्लियर? हम्म. हाँ उसी टाइम मैंने बोला ना, साइक्लिकल यानी हर 25 से 35 दिनों के बीच में साइकिल का आना इज कॉल्ड साइक्लिकल. हाँ दैट इज कॉल्ड इरेग्युलर मेट्रोरेजिया.
हाँ देखिए, ओव्यूलेटर यानी क्या चीज, ओव्यूलेटर यानी कि जिसमें ओव्यूलेशन हो रहा हो। तो ओव्यूलेशन किस में होगा, अर्ली एज ग्रुप में होगा एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होगा। जैसे जैसे मेनोपॉजल एज ग्रुप आएगा तब ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग नहीं होगा, दे आर मोस्टली एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। सेकंड, जो ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होता है वो मेनली साइक्लिकल ब्लीडिंग होता है, उसमें मेनोरेजिया या पोलीमेनोरिया ही होता है, कभी भी मेट्रोरेजिया नहीं होगा। ओव्यूलेशन हुआ दैट मीन्स क्या हुआ, पता चला कि उसका फॉलिकुलर फेज और सिक्रेटरी फेज है। कल मैंने साइकिल आपको बताई थी कि कैसे बनेगा, पहले फॉलिकल बनेगा, वो रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा। तो वहां तक का जो टाइम है वो ओवरी में फॉलिकुलर फेज कहलाता है, और यूट्रस का जो वो फेज है उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद के फेज को ओवरी में ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और यूट्रस का उसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका ओव्यूलेशन होगा दैट मीन्स उसकी साइकिल रेगुलर होगी, सिंपल। जिनकी साइकिल रेगुलर है, रेगुलर यानी मैंने बोला कि रेगुलर 25 to 35 डेज में आती है, दैट कंसिडर्ड एज ओव्यूलेटरी साइकिल। और जिसका इरेग्युलर है, उस टाइम के साइक्लिकल नहीं होता है, दैट ऑल आर एनओव्यूलेटरी, सिंपल। इवन इन इनफर्टिलिटी में भी ये बात याद रखने की, जिसकी साइकिल रेगुलर आती है दैट मीन्स दैट पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग, तो ही उसकी साइकिल रेगुलर होगी। थोड़ा भी हार्मोन में फ्लक्चुएशन होगा तो साइकिल विल बी एनओव्यूलेटरी। क्लियर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, वो एक कह सकते हैं, हाँ, बट ऐसा नहीं होता है। एनओव्यूलेटरी में भी कई बार लंबे समय के बाद आता है, तो एनओव्यूलेटरी साइकिल में भी पेन तो होता है, बट यू आर राइट, ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग आर ऑलवेज पेनफुल एंड एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग आर नॉट पेनफुल। बट इतना डिमार्केशन सही नहीं होता है, बिकॉज कई बार ब्लीडिंग आता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग तो होता है, तो वो इतना डिमार्केशन पॉइंट नहीं है। एज ए बुक वाइज आपने बुक में पढ़ा होगा या बुक में ऐसा लिखा है, बट इन प्रैक्टिस में ऐसा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिस में हम लोग इसी पे भार देते हैं कि जिसकी साइकिल रेगुलर है दैट आर ओव्यूलेटरी, और जिसकी इरेगुलर है दैट इज कॉल्ड एनओव्यूलेटरी। और सिंपल, मैंने सिंपल आपको डिमार्केशन समझाया कि 25 to 35 डेज के इंटरवल पे जिसको मेंसेस आता है हर महीने पे, दैट ऑल आर ओव्यूलेटरी एंड साइक्लिकल ब्लीडिंग। जिसको उस टाइम पे नहीं आता है दैट मोस्टली आर एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। दूसरा जो भी डाउट हो प्लीज क्लियर। दूसरे, हाँ हाँ बोलिए। हम्म। हम्म 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 हम्म। हाँ देखिए, हाँ हाँ देखिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो इनफर्टिलिटी का आपको थोड़ा समझ में आएगा ना, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने के लिए क्या चाहिए, प्रेगनेंसी जो भी हम रुकती है उसके लिए हमारा, मैंने आपको समझाया था कि HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले तो आनी चाहिए। वो आएगी ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी पेशेंट को मेंसेस आता है तो उस टाइम पे ब्रेन में से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। मेन 4 हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं फीमेल के लिए, FSH, LH, TSH एंड द प्रोलैक्टिन। FSH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये चारों हार्मोन जब
रेगुलर बैलेंस मात्रा में सिक्रेट ब्रेन में से होगे तो वो ओवरीज के फॉलिकल, ओवरीज में हर एक लेडीज को भगवान ने 50,000 एग दिए होते पर ऑल आर इन इनएक्टिव स्टेज। तो जब भी ये हार्मोन सिक्रेट करेंगे तो वो ये सब फॉलिकल्स को बोलेंगे कि अभी आप खड़े हो जाइए, एक्टिव हो जाओ। तो उसमें से जिनके पास अच्छे हार्मोन होंगे वो 1 या 2 फॉलिकल एक्टिव होंगे और वो फॉलिकल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बाकी के ऐसे ही रहेंगे, पड़े रहेंगे। सिर्फ 1 या 2 फॉलिकल आगे बढ़ेंगे, उसको डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। तो वो फॉलिकल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो तभी से ओवरी में एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, बिकॉज एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियल ग्रोथ के लिए। तो धीरे धीरे वो फॉलिकल आगे बढ़ेगा, उसी के लिए उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। जब वो फॉलिकल 20 mm का बनेगा तो ओवरी में से वो रप्चर होगा, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अभी ये फॉलिकल रप्चर हो गया ना, तो उसकी जगह वो कहाँ आएगा, ओवरी में से निकल जाएगा और उसको फैलोपियन ट्यूब कैच कर लेगी। फिर जहां से ओवरी में से वो फॉलिकल निकला वहां पे एक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बनेगी। वो क्यों बनेगी? कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगी और वो प्रोजेस्टेरोन अब तक ओव्यूलेशन तक कुछ प्रोजेस्टेरोन काम नहीं आएगा, बिकॉज बच्चा रखने के लिए हमें एंडोमेट्रियल ग्रोथ चाहिए एंडोमेट्रियम में, तो वो एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल ग्रोथ आएगा। अभी एक बार ओव्यूलेशन हो गया ना, तो यूट्रस तो हर बार ऐसा ही सोचेगा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी आएगी तो मुझे इसको सपोर्ट करना है। तो अप टू ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन ग्रोथ के हिसाब से एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ेगी। 7 to 12 mm नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है बच्चा रखने के लिए एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ओवरी में से एग रिलीज हुआ, तो क्या होगा, ओवरी में मैंने बोला कि वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, जो फॉलिकल रप्चर हुआ वहां पे, और वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन इज मेन रिक्वायरमेंट फॉर प्रेगनेंसी ग्रोथ। तो प्रोजेस्टेरोन की इफेक्ट की वजह से वो एम्ब्रियो को अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में जाएगा, यूट्रस में जाएगा और उसको सपोर्ट प्रोजेस्टेरोन करेगा। बट अगर ऐसा हुआ कि उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकी या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ उस महीने पे, अनमैरिड है, तो क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेगा वो इकट्ठा होगा और फिर वो सर्टेन अमुक लेवल तक ही बढ़ता है, फिर उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वो प्रोजेस्टेरोन सडन डाउन आएगा। उसी को बोलते हैं विथड्रॉवल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन। तो जिसको प्रेगनेंसी रखनी है उसमें हम प्रोजेस्टेरोन देंगे तो वो 2 काम करेगा। एक तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से ब्लीडिंग कम होगा और बंद होगा, और दूसरा कि ओव्यूलेशन के बाद हम जब बाहर से प्रोजेस्टेरोन देंगे तो वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। इसी के लिए मैंने बोला कि अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी रखना चाहता है तो ऑलवेज गिव ड्यूफास्टोन और मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ऐसी प्रोजेस्टेरोन दो कि अगर प्रेगनेंसी रुके तो उनको कुछ तकलीफ न हो। नॉरहेथिस्टेरोन भी आप यूज कर सकते हो, बट नॉरहेथिस्टेरोन है वो कैटेगरी बी ड्रग है, तो उसकी वजह से कई बार
ऐसा माना जाता है कि एनोमली, कुछ खोड़ खापड़ आने की संभावना रहती है बच्चे में। इसीलिए जो कंसीव करना चाहते हैं उनको नॉरहेथिस्टेरोन हम नहीं देते हैं, ओनली हम ड्यूफास्टोन और मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट देते हैं। सो हम 70वें दिन से ही स्टार्ट करेंगे आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर हमने ये दवाई आप 5वें दिन पे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखो मेरी स्लाइड में लिखा है कि कई पेशेंट को एन ओव्यूलेटरी में आप डे 5 टू डे 25 भी दे सकते हो, बट अगर आपने 5वें दिन पे ही प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो उसका फॉलिकल ग्रो करेगा नहीं और एंडोमेट्रियम बनेगी नहीं, तो उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। सो जिसको प्रेगनेंसी रखनी है उसको पोस्ट ओव्यूलेटरी देने का, नहीं रखनी है ऐसे केसेस में यू कैन गिव फ्रॉम डे 5 ऑल्सो। बट आपने अगर प्रोजेस्टेरोन फॉलिकुलर फेज में दे दिया तो उसका फॉलिकल भी ग्रो नहीं करेगा, एंडोमेट्रियम भी ग्रो नहीं करेगा और उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। दूसरा, मैंने कल डॉक्टर अंकिता या किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने कल आपको बताया था कि अगर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि मैम मुझे 15 दिन से ब्लीडिंग है, तो फिर उस टाइम पे आप नहीं देखोगे कि उसको प्रेगनेंसी रखनी है, ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है, एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है। आपको इमीडिएट ब्लीडिंग स्टॉप करना है तो आप क्या दोगे? सीधा नॉरहेथिस्टेरोन आप वहां पे दे दोगे। रेजिस्ट्रॉन टैबलेट और प्रिमोल्यूटैन 1 BD, उसका अलग अलग रेजिमेन आता है, वो मैं पीछे सिखाऊंगी। पहले अभी क्लियर कर दीजिए कि कैसे देना है। नॉरहेथिस्टेरोन 1 BD फॉर 25 डेज। वहां पे आप नहीं देखोगे कि 70वें दिन से स्टार्ट करूं, ये उसके लिए है कि जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसकी बात है। पर इमरजेंसी में तो पहले आप क्या बोलोगे, अभी ये महीना ब्लीडिंग बंद करो, अगले महीने हम देखेंगे क्या करना है। तो वहां पे आप नॉरहेथिस्टेरोन 1 BD फॉर 25 डेज के लिए दे दोगे, अलोंग विथ ट्रेनेक्सेमिक एसिड, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन है वो हार्मोनल है, तो उसकी इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वहां तब तक फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट, ट्रेनेक्सेमिक एसिड इज एंटी फाइब्रिनोलाइटिक, तो वो प्लेटलेट्स और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको एक्टिवेट करेगा। तो वो टेम्पररी, ट्रेनेक्सेमिक एसिड इज लाइक अ टेम्पररी ड्रग। जहां पे भी बॉडी में प्रेगनेंसी हो नहीं हो, दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग का कुछ भी प्रॉब्लम हो, पाइल्स हो, किसी का भी प्रॉब्लम हो, तो इट ओनली एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लीडिंग बंद करने के लिए आप ट्रेनेक्सेमिक एसिड दे सकते हो। तो हम पहले 5 दिन ट्रेनेक्सेमिक एसिड देंगे, 3 या 5 दिन, और साथ में रेजिस्ट्रॉन देंगे। तो 2-3 दिन वो लेगा नॉरहेथिस्टेरोन, वहां तक उसकी इफेक्ट आ गई होगी। So I think I had cleared why it should be given from day 70. दूसरे किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। है क्वेश्चन किसी को है तो पूछ सकते, वरना वी विल मूव फर्दर। डॉक्टर वाणी वेलकम। कल आपने अटेंड नहीं किया था ना, कोई बात नहीं, वो एक बार आप देख लेना। हाँ, आज का आधे तक, हाँ आज का अभी आधा ही लेक्चर चला है, अभी आधे से आगे जाएंगे हम, ऐसा है। पूरा लेक्चर नहीं हुआ है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके लिए मैंने अच्छी तरीके से टाइम रख के मुझे कराना है, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं। क्विक रिवीजन में मेनोरेजिया वो तो आपको सबको पता चल गया होगा। साइक्लिकल ब्लीडिंग 25 to 35 डेज के साइकिल के बीच में आता है, पर ज्यादा आता है मेनोरेजिया। लेस देन 21 डेज की साइकिल है कोल्ड पोलीमेनोरिया। एसाइक्लिकल ब्लीडिंग कभी भी आता है, लेस देन 25 डेज या मोर देन 35 डेज, इरेग्युलर एंड साइकिल नॉट डिफाइंड इज मेनोमेट्रोरेजिया।
Then comes the DUB. What is DUB? Dysfunctional uterine bleeding. Here again they had tried make a mistake. Here DUB, it should be DUB. उसने मैंने चेंज कराने को बोला पर उसने दूसरी जगह यहाँ पे चेंज कर दिया. Here it is a DUB, abnormal uterine bleeding without any clinically detected organic, systemic and pathological cause. जहाँ पे कोई भी कॉज नहीं है और ब्लीडिंग हुआ है, दैट इज DUB. मेनली अकर इन एडोलेसेंस, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट अबॉर्शन एंड प्री मेनोपोजल में. ट्रीटमेंट में सिंपल मैंने बोला था, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन या नॉरहेथिस्टेरॉन. मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन में देवरी एंड मैप्रेट कॉमनली आप सभी जगह मिलेगी. 10 मिलीग्राम की टैबलेट आएगी, 1 BD फॉर 25 डेज के लिए आप दे सकते हो. यही सेम गोली आप मेंस्ट्रुएशन, पोस्टपॉइंटमेंट या प्रीपॉइंटमेंट के लिए दे सकते हो. मैप्रेट 10 मिलीग्राम या नॉरहेथिस्टेरॉन 5 मिलीग्राम 1 BD. ये ऐसी गोली है, इट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग लाएगी. तो आप ये गोली किसी को भी दोगे तो उसको बोलने का 5 दिन, वो उसका रेजिमेन अलग हो जाएगा. 5 दिन लेने की दवाई खत्म होगी, उसके बाद 1 वीक में कभी भी मेंसेस आएगा. तो जब भी आप ये मेडिसिन किसी को प्री या पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस के लिए लिखते हो तो इस तरीके से देनी होती है. सुबह शाम 1 BD फॉर 5 डेज, मैप्रेट 10 मिलीग्राम और नॉरहेथिस्टेरॉन 5 मिलीग्राम. अगर आपको पोस्टपोनमेंट के लिए देनी है तो एक्सपेक्टेड डेट है उससे 2 दिन पहले स्टार्ट करने की. पर पेशेंट को पक्का बोलने का, आप 5 दिन लोगे, दवाई खत्म होगी, लास्ट टैबलेट खत्म होगी, उसके बाद 7 दिनों में कभी भी मेंसेस आएगा. किसी को 1 दिन में भी आ जाता है और किसी को 7 दिन भी लगते हैं. वो डिपेंड्स ऑन, सबका नेचर अलग अलग होता है. पर यहाँ पे हम लोग जब ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए देते हैं तो इन दैट केस वी गिव फॉर 25 डेज और इवन वी कैन गिव फॉर 90 डेज ऑल्सो. मैप्रेट को तो मिनिमल डोज 10 मिलीग्राम के डोज में हम इवन 3 मंथ्स तक दे सकते हैं. किसको देंगे? एडोलेसेंट गर्ल्स और प्री मेनोपोजल में. रिप्रोडक्टिव एज में नहीं दे सकते हैं. ऐसा मैंने बोला कि जहां तक प्रोजेस्टेरॉन शुरू है वहां तक फॉलिकल नहीं बनेगा तो उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी. सो इट इज मोस्टली 90 डेज, लंबे समय तक देना है तो वो आप यंग एज गर्ल्स और प्री मेनोपोजल एज ग्रुप में दे सकते हो. पर साथ में व्हेन यू प्रिस्क्राइब एनी हार्मोनल मेडिसिन, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इट शुड बी टेकन एट अलार्म. अलार्म रखो, जैसे अलार्म बजता है आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वरना उसको स्पॉटिंग होगी, वो परेशान होगा और आप भी परेशान होंगे. सो इट शुड बी क्लियर. सो हमने यहां तक कल किया था, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन की बात किया था, नॉरहेथिस्टेरॉन की बात की थी और ड्यूफास्टोन और डाइड्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी रखना चाहते हो उसके लिए. नाउ आता है इंजेक्टेबल. मैंने बोला कि समटाइम्स मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन कैन बी गिवन फॉर 90 डेज. द सेकंड वन इज इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा. इट इज ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारे हैं. ये गायनिक में जो हम यूज करते हैं वो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन, नॉरहेथिस्टेरॉन, डेपो-प्रोवेरा, और प्रेगनेंसी में भी हम प्रोजेस्टेरॉन यूज करते हैं टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट फ्रॉम मिस अबॉर्शन. तो वहां पे जो प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है उस प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन. जो सस्टेन टैबलेट आती है, नेचुरोजेस टैबलेट आती है, वो सारी को बोलते हैं माइक्रोनाइज्ड नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन. वो अलग है और ये अलग है, बट ऑल आर प्रोजेस्टेरॉन.
बट उसके सबके फंक्शन अलग अलग है. DMPA इज डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन. वो क्या है? इट इज अ इंजेक्शन दैट इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. आपने कहीं पे सुना होगा कि इंजेक्शन आता है बच्चा नहीं रुकने के लिए. ये वही इंजेक्शन है. ये इंजेक्शन की इफेक्ट है वो 2.5 महीने तक रहती है, 2.5 मंथ्स तक. तो कॉन्ट्रासेप्शन में हम पेशेंट को पोस्ट डिलीवरी और पोस्ट अबॉर्शन में बोलते हैं कि ये इंजेक्शन ले लो, इससे कॉन्ट्रासेप्शन भी क्लियर होगा और ब्लीडिंग नहीं होगा. पर कई बार जो पेशेंट डेली टैबलेट लेने से मना करते हैं, उसमें वहां पे ब्लीडिंग कम करने के लिए ये DMPA आप यूज कर सकते हो. बट उसकी एक ही साइड इफेक्ट है, वेट गेन. और दूसरा, वो हर 2.5 महीने पे रिपीट करना है. और दूसरा, उसमें प्रोजेस्टेरोन है लेवल, वो बॉडी में फ्लक्चुएट होता है. तो आपको मीन्स पेशेंट को स्पॉटिंग की कंप्लेंट रहती है. कभी कभी बीच में स्पॉटिंग आ जाता है ड्यू टू फ्लक्चुएट लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. तो जब भी डेपो प्रोवेरा दो तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकता है. तो ये बात क्लियर करने के बाद ही डेपो प्रोवेरा देने का. अगर ब्रेस्ट फीडिंग करता है पोस्ट डिलीवरी में और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बोला कि पहले तो आप डेपो प्रोवेरा दे के देखो. ट्रेनेक्सामिक एसिड पहले तो सबको दे देने का मैं ऐसा बिकॉज मैंने बोला बहुत सेफ है. अगर पेशेंट ने कभी लेना भूल गया ना तो भी चलेगा. तो ट्रेनेक्सामिक एसिड 500 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 5 to 7 डेज के लिए आप दे देने का. उससे नहीं कंट्रोल होता है, देन ओनली मूव टू एनी हार्मोनल ट्रीटमेंट. ऑल केसेस में मैं तो बोलती हूँ पहले 3-4 दिन 3 से 5 दिन देके देखने का. नहीं होता है, ओनली मूव टू द हार्मोनल पार्ट. बिकॉज हार्मोनल पार्ट में मैंने बोला अगर पेशेंट टाइम पे नहीं लेगा तो उसको ब्लीडिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा. उसको चालू होगा, बंद होगा, और वो भी हैरान होगा और आपको भी परेशान करेगा. हाँ, हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग की. तो ब्रेस्ट फीडिंग में एक अप टू 1 ईयर हम वहां पे अगर आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना है तो वहां पे आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज कर सकते हो. बट ऐसा कहा जाता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो उससे कई बार फीडिंग कम हो जाता है. तो जो ये ओवरऑल आती है, नोवेलॉन आती है, फेमिलॉन आती है मार्केट में, तो उससे सिक्रेशन कम हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग. तो उस ऐसा नहीं करना हो तो एक सिराजेट नाम की टैबलेट आती है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल. उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है. तो वो कंटिन्यूअस लेनी होती है. उसमें ऐसा नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में तो कैसा 21 दिन लेने का, गैप लाने का, ब्लीडिंग आए फिर दूसरा. POP पिल रेगुलर पेशेंट कैन टेक. बट प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट में इतनी मिलती नहीं है, सिराजेट आती है. तो नहीं मिलती है तो वहां पे आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज कर सकते हो. फिर एक नया मार्केट में आया है, उसको बोलते हैं लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम. उसमें क्या है, एक कॉपर टी जैसा साधन आएगा ऐसा. तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ऐसा हो, यहाँ पे उन्होंने प्रोजेस्टेरोन ऐसा रखा हुआ है. तो वो कॉपर टी के जैसा ही यूट्रस में डाल देने का. स्टैंडर्ड कंपनी फॉरेन की जो आती है उसको मिरेना बोलते हैं. तो अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ब्लीडिंग हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. सो इट इज बेस्ट ट्रीटमेंट हु हैड कंप्लीटेड देयर चाइल्ड बियरिंग एज और कंप्लीटेड देयर फैमिली. जिसको कंसीव नहीं करना है, कोई पैथोलॉजी बॉडी में नहीं है,
फिर भी मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और ब्लीडिंग होता है, हैवी ब्लीडिंग, तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं मिरेना, बिकॉज उसमें इनबिल्ट ऐसी टेक्निक है कि वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है डेली, तो और उसकी इफेक्ट 5 साल तक रहती है। एक बार पेशेंट ने डलवा दिया तो 5 साल तक उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड इफेक्ट एक तो उसकी एक्शन आने में 4 से 5 महीना लगता है। आज रखा ना तो आज उसको इस महीने अच्छा नहीं होगा, पर उसकी इफेक्ट 5 महीने बाद आएगी और रहेगी 5 साल तक। दूसरा, इसकी वजह से धीरे धीरे 5-6 महीने बाद इफेक्ट आती है, फिर धीरे धीरे मेंसेस कम होता है और फिर बंद हो जाता है, एमेनोरिया ही हो जाता है, पर कोई बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी की। तो प्री मेनोपोजल में इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। मिरेना बोलते हैं, इफेक्टिव फॉर 5 years। इट क्रिएट लाइक मेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। पेशेंट को यूट्रस निकाल दिया हो और कैसी कंडीशन होती है, ऐसा हो जाता है। इफेक्ट कम्स आफ्टर 5 months एंड लास्ट फॉर 5 years। हाईली रिकमेंडेड इफ देयर इज नो पैथोलॉजी and who wants contraception along with it। नॉन हार्मोनल में आएगा एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट, ट्रेनेक्सेमिक एसिड, जैसा मैंने बोला 500 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 5 days। मेनली यूज्ड इन आईयूसीडी यूजर। कॉपर टी नई नई रखी हुई होती है और उसकी वजह से मेनोरेजिया हुआ होता है, तो ऐसी हार्मोनल ट्रीटमेंट सबको नहीं देने की। ऑलवेज ट्राई टू गिव दिस ट्रेनेक्सा फॉर 5 days। नहीं होता है देन ओनली जंप ओवर टू द हार्मोनल ट्रीटमेंट। दूसरा, NSAIDs। अगर पेशेंट आईयूसीडी यूजर है और ब्लीडिंग ज्यादा होता है और साथ में पेन भी होता है, तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड विथ मेफेनेमिक कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड टेक्साकाइंड MF आती है, ट्रेनलॉक MF आती है। सो 250 मिलीग्राम ट्रेनेक्सेमिक एसिड एंड 250 मिलीग्राम मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड है वो NSAIDs है, उसका वो एक तो पेन भी कंट्रोल करेगा और लिटिल बिट इफेक्ट ऑन कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग ऑल्सो। सो जब पेन विथ ब्लीडिंग हो तो गिव ट्रेनेक्सा विथ मेफेनेमिक एसिड, और ओनली ब्लीडिंग हो तो गिव ओनली ट्रेनेक्सा 500 मिलीग्राम। फिर तो सर्जिकल मैनेजमेंट, DNC, एंडोमेट्रियल एब्लेशन एंड हिस्टेरेक्टोमी। अगर कुछ नहीं करना है तो दिस इज द ट्रीटमेंट। सो दिस इज द ट्रीटमेंट इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पहले हमने लिया एडोलेसेंट, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, नाउ मूव टू द प्री मेनोपोजल एज ग्रुप। तो यहां तक सबको समझ में आया? Then move to the premenopausal bleeding. Here again, if all causes ruled out, it is only DUB. वो कैसे रूल्ड आउट करोगे? अल्ट्रासाउंड, सिंपल। एक बात याद रखने का कि अगर पेशेंट अनमैरिड है तो ऑलवेज राइट प्रिस्क्रिप्शन USG एब्डोमेन, बट अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और गायनिक कोज रूल्ड आउट करना है तो ऑलवेज कैरी आउट USG पेल्विस, बिकॉज नीचे से सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें गायनिक पोर्शन जो है, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक अच्छी तरीके से दिखता है। तो ओनली गायनिक कोज रूल्ड आउट करना हो तो ऑलवेज राइट USG पेल्विस। अगर अनमैरिड है देन ओनली USG एब्डोमेन। प्रीमेनोपोजल ब्लीडिंग इज वेरी कॉमन, सो उसमें भी आप नॉरहेथिस्टेरोन, मैंने बोला कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा है, इरेग्युलर है, कुछ पता ही नहीं चलता है, तो यू कैन राइट डाउन नॉरहेथिस्टेरोन फ्रॉम डे 5 to day 25। कभी भी पेशेंट आए स्टार्ट करके 25 दिनों के लिए दे देने का। और मेनोरेजिया सिंपल आता है पर बहुत आता है, देन
day 15 to day 25 is also advisable. Along with tranexamic acid 1 TDS. सो ट्रीटमेंट तो इसमें भी सेम ही रहेगी. अलोंग विथ वन एक नया मॉलिक्यूल है, उसको बोलते हैं दैट इज नॉन हार्मोनल. अभी नया मार्केट में 1-2 साल से आया है, ऑर्मिलोक्सिफेन सेविस्ता टैबलेट आती है. इट इज वंडरफुल ड्रग. ऑर्मिलोक्सिफेन सेविस्ता 60 मिलीग्राम की टैबलेट आती है. ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months क्रिएट मेडिकल मेनोपॉज. जिसको ब्लीडिंग होता है, जिसको बच्चा नहीं रखना है, जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे और कुछ करना नहीं है, मेडिसिन इतनी रेगुलर लेनी नहीं है, तो इसमें आप यू कैन राइट दिस टैबलेट सेविस्ता 60 मिलीग्राम ऑर्मिलोक्सिफेन आता है. ट्वाइस अ वीक हफ्ते में 2 बारी लेनी होती है. तो पेशेंट को मंडे या फ्राइडे, मंडे एंड थर्सडे, फिर ट्यूसडे और फ्राइडे, ऐसा हफ्ते में 2 बार लेने की फॉर 3 months. देन वंस अ मंथ, वंस अ वीक फॉर अनदर 3 months. ऐसे 6 months का पूरा कोर्स आता है. सो सेविस्ता ऑर्मिलोक्सिफेन ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months. इट क्रिएट्स लाइक अ मेडिकल मेनोपॉज. इन प्री मेनोपोजल में आगे मैंने पढ़ाया ऐसे ही. मीरेना इज ऑल्सो वंडरफुल ड्रग. उसमें पेशेंट को कोई मेडिसिन लेने की झंझट नहीं है. बट मैंने बोला कि पहले 4-5 महीने तक इफेक्ट आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज करना. उसमें सेविस्ता बेस्ट, आईयूसीडी की हम बात कर रहे थे ना, मीरेना. तो मीरेना में पहले 5-6 महीने तक आपको दूसरे अल्टरनेटिव यूज़ करने पड़ेंगे. देन मीरेना विल वर्क एंड इट लास्ट फॉर 5 years. पोस्ट मेनोपोज में, मेनोपोज किसको बोलेंगे वो पहले तो पता होना चाहिए. व्हेन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 12 consecutive months विदाउट एनी अदर पैथोलॉजी. जब 12 महीने तक, 1 साल तक मेंसेस नहीं आता है कोई पैथोलॉजी के बिना, तो उसको हम मेनोपोज बोलेंगे. कंफर्म करना है तो उसका FSH वैल्यू शुड बी मोर देन 40 एंड एज इज 45 to 55 year. एक बार मेंसेस बंद हो गया 1 साल के लिए, मेनोपोज कंफर्म कर लिया, फिर ब्लीडिंग आता है, देन इट इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग. कॉज मेनली ड्यू टू वजाइनल एट्रोफी, सर्वाइकल पोलिप, एंडोमेट्रियल पोलिप एंड कार्सिनोमा. लोकल एग्जामिनेशन करके देखना है. USG
सबको एटलीस्ट एंडोमेट्रियल थिकनेस का थोड़ा पता होना चाहिए। अगर पेशेंट को मेंसेस आता है तो डे 2 डे 3 पे कितनी होती है एंडोमेट्रियम थिकनेस, पता है? डे 2 डे 3 पे एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 5 mm होती है। फिर जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता है वैसे वैसे अंडर इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ेगी। तो अगर आप डे 7 या डे 8 पे अल्ट्रासाउंड करोगे तो एंडोमेट्रियल थिकनेस विल बी अराउंड 6 to 7 एंड जब प्रेगनेंसी रुकेगी मीन्स ओव्यूलेशन के टाइम पे इट शुड बी बिटवीन 7 to 12 mm। फिर वो अभी आगे बढ़ेगी, अभी आगे बढ़ेगी, प्रेगनेंसी रुक गई तो वो 16-17 mm तक जाएगी, नहीं हुई तो फिर वो ब्लीडिंग आ जाएगा। अगेन आप देखोगे नए साइकिल में तो इट कम्स टू लेस देन 5 mm। तो पोस्ट मेनोपोजल ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ब्लीडिंग तो हो ही नहीं रहा है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो थिकनेस उसकी लेस देन 5 mm होनी चाहिए। पोस्ट मेनोपोजल में जब एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 5 mm है तो उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। सो एनी पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग कार्सिनोमा शुड बी कीप इन माइंड। डीएनसी विथ बायोप्सी इज मस्ट। डीएनसी विथ एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज वेरी वेरी मस्ट इन पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। फिर ही कुछ नॉर्मल है फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, पर पहले यू शुड रूल्ड आउट व्हाई दिस ब्लीडिंग अकर। सो दिस कंप्लीट्स द पोस्ट मेनोपोजल। हमने एडोलेसेंट का सीखा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का सीखा, प्री मेनोपोजल का सीखा और पोस्ट मेनोपोजल का सीखा। फिर डिसमेनोरिया का भी मैंने इसी में ले लिया है बिकॉज ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। इट इज आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलेंगे? प्राइमरी किसको बोलेंगे? जहां पे कोई कॉज नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिसमेनोरिया। और सेकेंडरी यानी पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यू टू अंडरलाइंग कॉज। कुछ रोग की वजह से होता है उसको सेकेंडरी, बट कुछ रोग ही नहीं है फिर भी होता है, दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी में मोस्टली अकर्स इन एडोलेसेंट, इन ओव्यूलेटरी साइकिल एंड इट इज ड्यू टू डिसरिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मल यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब सिक्रेट होने के कारण रेगुलर रिदम में नहीं होते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। यूएसजी करा के पहले आपको देखना पड़ेगा कोई पैथोलॉजी नहीं है, मोस्टली नहीं होती है। उसमें हम क्या करेंगे? गिव द एश्योरेंस, एम्प्टी बॉवेल, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। गिव द NSAIDs। मेफेनेमिक एसिड इज बेस्ट 250 to 500 milligram। ibuprofen, मेफेनेमिक एसिड एंड नेप्रोजेन आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर डिसमेनोरिया रिलीफ। वो पेशेंट लाइफ टाइम जब भी पेन हो तब लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेप्रोजेन 250 milligram 1 TDS, मेफेनेमिक 250 और 500 1 TDS। फर्स्ट 3 days ऑफ साइकिल, जब भी मेंसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है पहले 2 या 3 दिन ले लेगा, लाइफ टाइम लेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिवियर होता है तो ओवरऑल एल के देते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील फ्रॉम डे 5 to डे 25 मीन्स 5वें दिन से शुरू करने की, 21 दिन लेने की, फिर बंद कर देने की। ऐसी 6 महीने तक लेता है तो भी पेन में रिलीफ होता है। सेकेंडरी में तो मैंने बोला कि अंडरलाइंग कॉज रूल्ड आउट करने पड़ेंगे। स्टेनोसिस है, PID है, उसकी वजह से है तो ट्रीट अकॉर्डिंगली। अभी ये सारी मेडिसिन हमने यहाँ पे मैंने रखी है तो आपको विजुअलाइजेशन इफेक्ट आएगा। इट इज इंजेक्शन एक्वाविरॉन
जो मैंने बोला था ना कि जब भी पेशेंट को मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है और आपके पास आता है तो दिस इंजेक्शन यू कैन गिव IM एक्वाविरॉन. दिस इज ट्रेनेक्सेमिक एसिड. This is tranexamic injection. This is norethistyrone, registron tablet. This is Depo-Provera, Cerazette. This is Mirena. ऐसे रखते हैं यूट्रस में. कॉपर टी रखनी आती है तो सेम सिंपल है, ये कॉपर टी के जैसे ही रखना होता है. दिस इज मेफेनेमिक एसिड. This is Cevista or Meloxifene, Naproxen pain relief. This is oral contraceptive pill, overall L. This is overall, there is difference between overall L and overall G. Contraceptive pill में 3 स्ट्रैंड आती है. प्रोजेस्ट्रॉन सब में अलग अलग होते हैं, लाइक किसी में डिजोजेस्ट्रोल होता है, किसी में नॉरेथिस्टेरॉन होता है, किसी में अलग अलग होता है. और जो ईस्ट्रोजन है उसका डोज अलग अलग होता है. सपोज ओवरऑल एल एंड ओवरऑल जी ले लो तो ओवरऑल एल में इथेनॉल एस्ट्राडियोल 0.03 है और जी में 0.05 है, 0.5 है सॉरी, और 0.3 है. तो ओवरऑल एल से मोर इफेक्टिव ओवरऑल जी है. तो जहाँ पे भी ओबेस पेशेंट है और ओवरऑल एल से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो यू कैन गिव ओवरऑल जी. दिस इज देवरी मेड्रोक्सीप्रोजेस्ट्रॉन. सो दिस कंप्लीट्स योर होल ब्लीडिंग इन गायनिक. ये थोड़ा ट्रिकी है तो मैं सबको एडवाइस करूँगी कि अच्छी तरीके से एक बार फिर ये स्लाइड्स देख ले, क्वेश्चंस इकट्ठे करें. कल फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा. तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन खड़े करो कि ये इसका क्यों है और मुझे पूछो, क्योंकि मुझे आता है, मैं पढ़ के चली गई. तो आपको पहले एक बार शांति से पढ़ो, देखो, नहीं समझ में आता है तो कल मुझे क्वेश्चंस पूछो. We will solve first your queries, then we will move to the next session. Okay? हेलो. हाँ बोलो. हाँ मैम, मैं पूछ रही थी, जैसे कोई पेशेंट है उसको पीरियड तो रेगुलर इंटरवल में आ रहा है बट बहुत स्कैंटी आ रहा है, जैसे 1 डे आया बस फिर बंद हो गया, तो ये इसका क्या रीजन हो सकता है? स्कैंटी, दैट इज ओलिगोमेनोरिया. ठीक है, तो ओलिगोमेनोरिया के बहुत सारे रीजन है. पहले तो ओलिगोमेनोरिया इज ड्यू टू ओबेसिटी, वेट ज्यादा है तो हो सकता है. सेकंड, पुअर माल न्यूट्रिशन. थर्ड, ये कॉमन कॉजेस है. फिर आएगा हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज, तो आपको रूल्ड आउट करना पड़ेगा. तो सिंपली जब भी ओलिगोमेनोरिया का पेशेंट है तो पहले तो हीमोग्लोबिन देखो, एनीमिक है कि नहीं. एनीमिया की वजह से हो सकता है. और मोस्ट कॉमन इज थायराइड एंड प्रोलैक्टिन, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है. अगर कुछ नहीं है, पहले तो रूल्ड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. अगर थायराइड नॉर्मल है, प्रोलैक्टिन नॉर्मल है, फिर भी उसको ओलिगोमेनोरिया है, तो फिर आप ऐसे केसेस में भी हम प्रोजेस्ट्रॉन दे के देखते हैं. गिव द प्रोजेस्ट्रॉन नॉरेथिस्टेरॉन 5 मिलीग्राम फ्रॉम डे 20 टू डे 25. 5 दिन के लिए देख के देखो कि कैसी आती है. तो कई बार थिकनेस नहीं बनती है तो ऐसा होता है, पर पहले आपको कॉज रूल्ड आउट करना पड़ेगा. अगर सब नॉर्मल है देन गिव 3 साइकिल्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन फॉर 5 days, डे 20 टू डे 25 फॉर 3 साइकिल्स. ओके. तो आप सब कल, आज थोड़ा लेट हो गया है तो सब अपने क्वेश्चंस है प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक. टुमारो आई विल कवर इट. ओके, पहले आपके सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम कल के लेक्चर को मूव करेंगे.